हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, पदार्थों का पृथक्करण। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने वो चैप्टर जो मैंने आपको समझाया था वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ रहा है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो वीडियो चलेगी, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो पृथक यानी कि अलग करना, तो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं तो उनको अलग अलग करने की ज़रूरत क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी बताना है और उसके दो उदाहरण भी लिखने हैं। तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे, किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता। अब वो आवश्यकता क्यों है उसके लिए हम पॉइंट्स में देंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा चौड़ा आंसर बन सकता था। तो फर्स्ट पॉइंट है, हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को हटाने के लिए। जो भी हानिकारक हैं, नुकसानदायक और अनुपयोगी, जो हमारे ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को हटाने के लिए हमें अलग करना पड़ता है। दूसरा, उन्हें अलग से उपयोग करने के लिए जो अवयव है मिश्रण में, उनको अलग इसलिए करना पड़ता है ताकि उनको हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आवश्यकता क्यों है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद दो उदाहरण भी लिखने हैं। तो उदाहरण क्या है इसके? फर्स्ट, चावलों से पत्थरों को पृथक करना। तो चावल जब हम बनाते हैं, पकाते हैं, तो उससे पहले हम उसमें से जो कंकड़ पत्थर हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, उनको हम अलग करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को हटाने के लिए, उसी का एक उदाहरण आ गया ये। दूसरा, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। हमने दूसरे पॉइंट में ऊपर लिखा कि अलग से उपयोग करने के लिए भी, तो दूध में से हमें मक्खन भी चाहिए होता है कई बार, तो मक्खन का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब वो अलग कर पाएँ उससे। तो उसके लिए हम उसको मंथन करते हैं, उसको घुमाते हैं, मथना बोलते हैं या मंथन करना, उससे हम दूध से मक्खन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निष्पावन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, या कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। क्या? हवा या हवा के झोंके जो होते हैं, उससे हमारे पास जो मिश्रण है उसमें से भारी और हल्की चीज़ों को अलग करना, जैसे अनाज में से भूसा अलग करना, हवा चलाते हैं, हल्की चीज़ उड़कर अलग हो जाती है, तो इसे हम निष्पावन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है वो भी बताना है। तो इसका उपयोग भूसे को अन्न कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। तो भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है अनाज के कणों से, अन्न कणों मतलब अनाज के कणों से अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो आप दाल पकाते हैं घर में, तो दाल को पकाने से पहले उसको साफ करते हैं, तो कैसे साफ करते हैं, उसमें से कैसे भूसा और धूल के कण जो है उसको अलग करते हैं, वही पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से हम भूसे एवं धूल के कण हस्त चयन द्वारा पृथक करेंगे, हाथ से चुन के। तो हाथ से चुनने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, इसको हम हस्त चयन कहते हैं। तो बाकी सारा का सारा जो है वो क्वेश्चन में से ही बना है, सेम आंसर आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से, आपकी जगह कर दिया हमने हम भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे, तो उसकी जगह हमने लिखा हस्त चयन द्वारा पृथक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? चालन, छानना बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में। तो चालन क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है ये बताना है। तो चालन क्या है? इस विधि में छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। तो चालन क्या है? ये एक विधि है, और इस विधि में किसकी विधि है? अलग करने की, पदार्थों को अलग करना है हमने। तो इसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं वो चालनी, वो जो छलनी होती है हमारी, उसे हम चालनी कहते हैं। तो उसके छिद्र जो हैं, छोटे छोटे छेद जो हैं, वहाँ से छोटे छोटे कण निकल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े अशुद्धियाँ ऊपर ही रह जाती हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आटे में से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आटा छानते हैं आप, तो उसमें से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। दूसरा, रेत से कंकड़ और पत्थरों को पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो रेत को भी छानते हैं जब घर बनाना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो रेत को छानते हैं हम, तो वो भी ये चालन विधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और पानी मिक्स है, घुले हुए हैं, अब आपने उनको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे?
तो इसका आंसर ये भी हम पॉइंट्स में देंगे, उससे स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए भी और लिखने के लिए भी। तो सबसे पहला स्टेप, मिश्रण को कुछ समय बिना हिलाए रहने देंगे। तो जो रेत और जल का मिश्रण है, दोनों मिक्स है किसी बर्तन में, उस बर्तन को बिना हिलाए वैसे ही रहने देंगे। उससे क्या होगा कि रेत जो है भारी होती है वो नीचे तली में बैठ जाएगी। इसे हम अवसादन कहते हैं, वो ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर, अवसादन। उसके बाद जल को किसी अन्य बर्तन में उड़ेल लेंगे और रेत उसी बर्तन में रह जाएगी। इसे हम निस्तारण कहते हैं। तो रेत नीचे बैठ गई, उसको वहीं रहने दिया, ऊपर ऊपर वाला जो जल था, पानी था, उसको हमने किसी और बर्तन में पलट लिया। तो इस तरह से हमने निस्तारण किया और हमारे पास दोनों चीज़ें अलग हो गई, एक बर्तन में रेत रह गई, दूसरे में जल आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 स्टेप्स बनेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आटा और चीनी मिक्स हो गए हैं, अब दोनों को अलग करना है तो कैसे करें? आप जानते हैं आटा बहुत बारीक होता है, चीनी के दाने मोटे होते हैं, तो वो साइज़ के हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके लिए छानने की ज़रूरत है बस। तो वही हम लिखेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ। और कैसे कर सकते हैं वो पूछा है, तो क्वेश्चन में से ही बनाएंगे। हम आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को चालन द्वारा पृथक करेंगे। तो बस चालन आया, बाकी सारा का सारा ऊपर क्वेश्चन में से ही है। ऊपर ही लिखा था आटे और चीनी के मिश्रण को क्या चीनी से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? तो हमने लिखा हाँ, हम आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को चालन द्वारा पृथक करेंगे। चालन यानी कि छानना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल का मतलब है कीचड़ वाला पानी जिसमें मिट्टी है काफ़ी सारी। तो उस पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, साफ पानी कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए भी हम स्टेप्स देंगे, वही स्टेप्स होंगे सेम जैसे हमने पहले रेत और पानी के मिश्रण की बात की। तो पंकिल जल जो है मिट्टी वाला, उसको कुछ समय बिना हिलाए रहने देंगे। जिस बर्तन में है, बाल्टी में है, तो उसी में वैसे ही रहने देंगे। उससे क्या होगा, इससे मिट्टी जो कीचड़ है उसमें वो नीचे तली में बैठ जाएगी क्योंकि वो भारी है, और इस विधि को हम कहते हैं अवसादन। उसके बाद जो ऊपर का पानी है उसको क्या करेंगे, उसको किसी अन्य बर्तन में उड़ेल लेंगे। ये हो गया निस्तारण। लेकिन अभी वो साफ नहीं होगा बिल्कुल, हमें स्वच्छ जल चाहिए। तो यहाँ पर 4th स्टेप और करना पड़ेगा हमें। क्या है 4th स्टेप? अब फिल्टर पत्र के उपयोग से इसका निस्यंदन करके स्वच्छ जल प्राप्त करेंगे। फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। हमने जब चैप्टर समझा था तो बात की थी, फिल्टर पेपर जो होता है उसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। तो उसमें से जब इस पानी को डालेंगे तो जो उसमें अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कण जो रह गए होंगे, वो उसी में ऊपर रह जाएंगे और साफ पानी हमें नीचे मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं निस्यंदन। तो ये 4 स्टेप में हमें स्वच्छ जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास क, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। तो धान के दाने हैं, उसको डंडियों से अलग करना है उसके पौधे से, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो थ्रेशिंग कहते हैं इसको। थ्रेशर एक मशीन होती है, उससे हम करते हैं इसको। ख, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। तो कपड़े से छान रहे हैं हम दूध को, मलाई ऊपर रह गई, तो ये प्रक्रिया जो है पृथक्करण की, इसको क्या कहते हैं? तो अभी हमने जो बात की फिल्टर किया, तो वही फिल्टर करना ही है, इसको हम निस्यंदन कहते हैं। तो वो आ गया यहाँ पर निस्यंदन। इसी में नेक्स्ट है, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक कैसे निकालना है? तो पानी को वो गर्म करके भाप बना के उड़ाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं वाष्पन। तो वाष्पीकरण या वाष्पन आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसा ही, तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, मिट्टी नीचे बैठ गई। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। ऊपर से फिर उसको जो साफ पानी है उसको दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? दूसरे में हमने एक बर्तन से दूसरे में डाला साफ पानी, तो इसे हमने कहा था निस्तारण। तो वही यहाँ पर आपने लिखना है, निस्तारण। नेक्स्ट है सत्य असत्य। इसमें क है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, फिल्टर करके, छान के। तो दूध और पानी मिक्स है तो क्या छान के अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो ये असत्य हो गया। बस आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। ख है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नमक और चीनी मिक्स है, अब उसको निष्पावन, निष्पावन का मतलब था हवा से उड़ाकर,
हवा से उड़ जाएगा या नमक या चीनी में से कोई एक चीज़? तो नहीं होगा, दोनों का समान ही भार है लगभग। तो इसलिए निष्पावन से हवा से आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। चाय की पत्तियां जो हैं उसको हम चाय से अलग कर सकते हैं निस्यंदन से। चाय बनाते हैं हम, उसमें जो पत्ती है उसको अलग करना निस्यंदन से, फिल्टर करके, छान कर, तो हो सकता है ये, तो इसलिए ये सत्य है। घ, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा किया जाता है। निस्तारण अभी था, हमने किया कि वो मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर जो साफ पानी था उसको एक बर्तन से दूसरे में डाला, उसको हमने निस्तारण कहा। तो अनाज से भूसा निस्तारण से अलग होगा? नहीं होगा, तो ये असत्य है, वो निष्पावन से हो सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये नंबर 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। शिकंजी, नींबू का पानी। तो नींबू का पानी जो बनाते हैं, नींबू पानी बोलते हैं हम, उसमें नींबू का रस लेते हैं और उसमें चीनी मिलाते हैं और पानी में डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। अब शिकंजी जो बनानी है आपने, उसको में बर्फ भी डालनी है ठंडा करने के लिए। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? तो अब आपने बर्फ कब डालनी है ये पूछा है, पहले चीनी घोल लेंगे फिर बाद में बर्फ डालेंगे या पहले ही डाल देंगे? और ये भी पूछा है किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो कब आप ज़्यादा चीनी घोल पाओगे, पहले बर्फ डाल दी या बाद में बर्फ डाली तब? तो आप जानते हैं, हमने जब चैप्टर भी समझा था तब बात की थी, जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं उसमें हम और ज़्यादा चीनी, नमक जो भी घोलना है वो और ज़्यादा घोल सकते हैं। तो गर्म में ज़्यादा घुलता है और ठंडे में कम घुलता है। तो उसी हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा कि बर्फ़ जो है हम बाद में डालेंगे। तो इसका आंसर बनेगा, हम शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने के बाद डालेंगे। अब बाद में डाल ली, और यहाँ ये भी पूछा है कि कब ज़्यादा चीनी घोलना संभव होगा। तो बर्फ़ डालने से पहले अधिक चीनी घोलना संभव होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ डालने से पहले वो थोड़ा गर्म होगा, बर्फ़ डालने के बाद वो ठंडा हो जाएगा और ठंडे में चीनी घोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये बनेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गए हो तो इनको आप नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।